हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ऑफ करंट। हम यहाँ पर यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 30 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेकर के चल रहे हैं। आप यहाँ पर एक टेस्ट के तौर पर इन प्रश्नों को कर रहे हैं। तो इसी क्रम में बढ़ते हुए आज हमारा टेस्ट का 11वां पार्ट है, यानी कि आप 11वां टेस्ट देने चल रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने 10 टेस्ट कर लिए हैं, जिसमें 6 टेस्ट आपके साइकोलॉजी के प्रश्न हैं। आप उनको देख लीजिएगा। सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्यात्मक तरीके से दिए गए हैं। अगर आपको कहीं समझ में आए या ना आए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि उसमें क्या कमी है या हमें क्या सुधारने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर हिंदी के प्रश्न लेके चल रहे हैं। आइए देखते हैं आज हिंदी में पहला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों, हिंदी में आज पहला प्रश्न है कपटी मित्र, यानी कि कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं और आपको इसमें ऑप्शन ढूंढना है कि कपटी मित्र के लिए कौन सा मुहावरा सही होगा। आपके ऑप्शन है आबनूस का कुंदा, आस्तीन का सांप, दांत काटी रोटी या अक्ल की दुम। तो अगर हम जानते हैं तो कपटी मित्र का सही ऑप्शन जो है वो ख वाला, यानी कि आस्तीन का सांप हो जाएगा। आप कई मूवी में या फिर कभी कभी घर में भी कहावतें सुने होंगे पास पड़ोस में कि आस्तीन का सांप क्या होता है। तो आप यहाँ प्रश्न को सही कर लेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है नाक रगड़ना का क्या अर्थ है। ऑप्शन है आपके चापलूसी करना, इज्जत देना, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना या फिर नाक में चोट लगना। तो आइए जानते हैं। नाक रगड़ने का अर्थ है दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। एक ऐसे ही होता है जैसे चप्पल घिस जाना या पैर घिस जाना, मतलब कि किसी से मिन्नतें करते करते अगर व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है तो वहाँ पर ऐसे मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। और अगर नाक रगड़ना इसका लिया जाए तो दीनतापूर्वक प्रार्थना करना होता है। इसी में एक दिया है चापलूसी करना, तो इसका होता है तलवे चाटना। इसी तरीके से यहाँ पर आपका जो है ग वाला ऑप्शन सही है। अगला ये देखते हैं। अगला प्रश्न है इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है, यानी कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या है। कुशाग्र बुद्धि, जितेंद्रिय, दूरदर्शी या फिर दत्त चित्त। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय, यानी कि यहाँ पे खा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूरदर्शी के लिए जो दूर की सोचता हो उसके लिए दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। और दत्त चित्त का अर्थ होता है किसी काम को चित्त लगा कर करना। इसके साथ ही जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहेंगे। तो आप समझ गए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है आपका खा वाला जो है सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पवन का संधि विच्छेद है। आपके ऑप्शन है प अवन, प वन, पौ अन और पोधन अन। तो ये बहुत ही फेमस प्रश्न है पो धन अन। पवन का ये जो प्रश्न है ये बहुत बार कई एग्जाम से भी पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो तो घ वाला सही है। आइए देखते हैं उसके साथ ही पवन का संधि विच्छेद होता है पो अन। इसमें अयादि संधि है। यह ए ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ए का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है पोधन अन सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उन्मूलन का विलोम क्या है। आपके ऑप्शन है उत्थान, अवनति, रोपण या उत्कर्ष। तो हम बता दें आपको कि उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाएगा, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा, उत्थान का पतन हो जाएगा और अवनति का उन्नति हो जाएगा। तो आपका जो उन्मूलन है उसका क्या है रोपण, यानी कि आपका ग वाला जो ऑप्शन है वो सही है। ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। आपके ऑप्शन है पुनः जन्म, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म या फिर पुनर्आजन्म। तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? तो यहाँ पर जो है पुनः धन जन्म यानी कि खा वाला ऑप्शन आपका सही है। और इसमें जो है विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। इसके साथ ही विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ये वाला ऑप्शन सही है। अगला ये देखते हैं। अगला प्रश्न है इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या फिर यण संधि। तो इति धन आदि इसे मिलाकर बनता है इत्यादि और इसमें यण संधि है। अगर ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, जैसे ई का ई, उ का उ और री का र, यानी कि यहाँ पर य व र और ला हो जाता है। जब इसे हम मिलाएंगे तो य व र ला हो जाता है। तो यहाँ पे इत्यादि हो रहा है, यहाँ पे यण संधि आपकी। और आपका जो ऑप्शन है वो यण यानी कि घ वाला ऑप्शन जो है ये सही है। अगला प्रश्न है प्रेम सागर किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, राम प्रसाद निरंजन, मुंशी सदासुख लाल। तो यहाँ पर आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? आइए थोड़ा सा बताते हैं। प्रेम सागर जो है वह लल्लू लाल जी की रचना है। इनकी कई और भी रचनाएं हैं, जैसे शकुंतला, माधवनल, राजनीति, ब्रजभाषा व्याकरण, चंद्रिका, माध्यविलास, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी। ये सब किनकी रचनाएं हैं? लल्लू लाल जी की। इसके बाद है चंद्रावली, नासिकेतोपाख्यान, हिंदी पारसियन वाबे बुलरी और रामचरित। ये सब सदल मिश्र की रचनाएं हैं। और भाषा योग वशिष्ठ रामचंद्र निरंजनी ने लिखा है, जबकि सुख सागर मुंशी सदा सुखलाल की है। देखिए सुख सागर और प्रेम सागर, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। सुख सागर जो है वह मुंशी सदा सुखलाल की है। यहाँ भी सुख है और इनकी रचना में भी सुख है, तो यहाँ से आप पकड़िएगा। और बचा आपका प्रेम सागर, तो वह लल्लू लाल जी की रचना है। तो यहाँ पर जो है आपका का वाला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? यानी कि एक जो हमारे बहुत महान कवि हैं, उन्होंने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? आपके ऑप्शन है बीज वपन काल, आदिकाल, वीरकाल या फिर चारण काल। तो आइए देखते हैं। द्विवेदी युग के प्रणेता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल की संज्ञा दी है। आदिकाल का नामकरण करने वाले अन्य इतिहासकार भी यहाँ पर हैं। तो आइए देखते हैं वीरकाल का नामकरण किसने किया है। तो वीरकाल का नामकरण विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया है। चारण काल का जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने किया है। चारण काल एवं संधिकाल, संधिकाल के नाम से भी इसे जाना जाता है, तो संधिकाल का नामकरण डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है। और आदिकाल का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा है? क वाला, यानी कि बीज वपन काल, ये आपका सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कालिंदी का पर्यायवाची है। ऑप्शन है आपके सरस्वती, यमुना, गंगा और लक्ष्मी। तो अगर हम पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं हिंदी में, वैसे तो हम हिंदी हमारी भाषा रही है और हिंदी की पुस्तक हम आज तक पढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम इतना भी तैयार नहीं किए होंगे तो हमें नहीं लगता है कि हमने हिंदी पढ़ी है। फिर भी आइए देखते हैं, कभी कभी थोड़ी सी भूल हो जाती है जहाँ हम नहीं समझ पाते हैं और गलती से कुछ और टिक हो जाता है। तो आइए देखते हैं। कालिंदी शब्द का पर्यायवाची यमुना है। यमुना के कई और नाम भी हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से नाम हैं। अर्कजा, रवितनया, कृष्णा, कलागंगा, जमुना, तरणी तनुजा, अर्कसुता, भानुजा और सर्वसुता। इन्हें आप नोट करिए, कई एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। आगे है लक्ष्मी का पर्यायवाची। लक्ष्मी के पर्यायवाची में है रमा, पद्मा, पद्मासन, इंदिरा, भार्गवी, सिंधुसुता,
कमला, तनया, क्षीरोद, हरिप्रिया और समुद्रजा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? लक्ष्मी के। आगे है सरस्वती के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो सरस्वती के महाश्वेता, श्रीनिधात्री, वागेश्वरी, वीणा, गिरा, भाषा, शारदा, भारती, वागीश, वीणापति, ब्राह्मी और इला। इसके साथ में वागिव, धात्री, ये सब सरस्वती जी के पर्यायवाची हैं। और आगे है गंगा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हैं? तो इसमें है देवनदी, मंदाकिनी, अलकनंदा, जाह्नवी, भागीरथी, सुरसरी, देवसरी, नदीश्वर, सुरध्वनि, त्रिपथगा, देवापगा तथा विष्णुपरी, ये सब किसके हैं? गंगा के। तो आप सोचिए कि आपके 4 प्रश्न में से आप ये जो प्रश्न कर रहे हैं ये सिंगल एक प्रश्न है, इसमें 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शनों में से कम 10-10 प्रश्न आपके बन सकते हैं। और सिंपल सी बात इसमें क्या कि एक ऑप्शन आपका उठा लिए, जैसे मान लीजिए महाश्वेता, और आपसे पूछ लिया गया कि महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? सरस्वती, यानी कि का वाला ऑप्शन। लेकिन ये जो कालिंदी है यहाँ पर आप यमुना यानी कि खा वाला ऑप्शन लगाएंगे, ये वाला। ठीक, तो ये प्रश्न हो गया आपका। आइए देखते हैं अगला। अगला है अति शुद्ध स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? तो आपके ऑप्शन हैं बोधा, घनानंद, आलम और ठाकुर। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन घनानंद है, यानी कि ख वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद और देवेंद्र सत्यार्थी। तो आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? आइए देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी मेरी आत्मकहानी, जो कि 1941 ईस्वी को लिखा गया था। और हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को 4 भागों में लिखा है। आपको अगर 4 भाग जानना है तो आइए बताते हैं। सबसे पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा है नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा है बसेरे से दूर और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। इसके बाद देवेंद्र सत्यार्थी का आत्मकथा है। इन्होंने भी अपनी आत्मकथा को 2 भाग में किया है। पहला है चांद सूरज की वीरन और दूसरा है नील यक्षिणी। इसके बाद बनारसी दास जैन ने भी ब्रजभाषा पद्य में अर्धकथा की रचना की है, जिसे हिंदी का प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा कहा जाता है। तो इतना तो आपको बता दिया गया। इसके साथ में आप अपने प्रश्न पर अधिक ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो कौन सा है? आत्मकथा के लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास, यानी कि का वाला जो ऑप्शन है आपका सही है। और इनकी आत्मकथा क्या है? मेरी आत्मकहानी। कौन से सन में लिखी गई? 1941 में। अगला ये देखते हैं। अगला प्रश्न है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? आपके ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दास सक्सेना या फिर धर्मवीर भारती। तो यहाँ पर जो है का वाला ऑप्शन सही है, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों का कवि कहा जाता है। इन्हें प्रेम और सौंदर्य का कवि भी कहा जाता है। इन्होंने नई कविता के प्रमुख कवि के रूप में कुछ संग्रह लिखे हैं। उनमें है जैसे कुछ कविताएं, चूकी भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने वास, उदिता अभिव्यक्ति बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, सुकून की तलाश। ये सब क्या है? इनकी रचनाएं हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन सही है। आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इससे तो आप लोग वाकिफ़ होंगे, ये बहुत ही फेमस है और कई बार ऐसा हमारे साथ भी हो जाता है कि कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ जाता है। तो वहाँ पर हम इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। यहाँ पर जो है आपका का वाला ऑप्शन सही है। अगला है हिंदी का पहला पत्र है। आपके ऑप्शन है इतिहास तिमिर नाशक,
उदंत मार्तंड, बनारस अखबार या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप सबका ऑप्शन सही हो रहा है? तो आइए थोड़ा सा देखते हैं। हिंदी की प्रथम पत्रिका है उदंत मार्तंड, जिसे 30 मई 1826 में कानपुर निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादन में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ। उदंत मार्तंड जो है यह खड़ी बोली का मध्यदेशी भाषा के नाम से उल्लेख है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिवस को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और बनारस अखबार का प्रकाशन सन 1845 में राजा शिव प्रसाद सिंह के अध्यक्ष में हुआ। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी और बनारस से प्रकाशित होती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन, इसे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1873 में प्रकाशित किया था बनारस से। यह भी एक मासिक पत्रिका है। और इतिहास तिमिरनाशक राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद की गद्य रचना है। तो यहाँ पर आपको क्या सही लगा? यहाँ पर आपका ख वाला ऑप्शन जो है उदंत मार्तंड ये सही है। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है आना। यह जो रचना है, यह जो रचनाकार की पंक्तियां हैं वो किसकी हैं? आपका ऑप्शन है तुलसीदास, केशवदास, सूरदास या कबीर। तो यहाँ पर आप कौन सा सही करेंगे? तो दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, इसके लिए बहुत ही आपके महान और प्रसिद्ध कवि हैं कबीर जी। तो कबीर जी जो हैं इसके रचनाकार हैं। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाल मुकुंद गुप्त। तो चिंतामणि जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इन्होंने गुप्त निबंधावली निबंध संग्रह बालगुप्त, मतलब कि बालगुप्त ने गुप्त निबंधावली का प्रकाशन किया है। और साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, बाबू श्याम सुंदर दास का निबंध संग्रह है। जबकि विचार और वितर्क, प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर, आलोक पर्व, मध्यकालीन धर्म साधना, अशोक के फूल और कल्पलता, ये बहुत ही फेमस हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह हैं। तो चिंतामणि किसकी है? यह आपकी रामचंद्र शुक्ल की है, यानी कि यहाँ पर आपका जो है क वाला ऑप्शन सही है। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि आप इन प्रश्नों को जब करिएगा, हमें पता है बहुत सारे लोग हैं आपको पढ़ाएंगे, और यहाँ पर जो है वो आप एक टेस्ट की तरह पहले दीजिएगा और ख़ास तौर से आप वीडियो को पॉज करिएगा। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन सा प्रश्न हमारा सही है। और अगर आपका ऑप्शन दे दिया जाए तो वहाँ पर सबसे पहले आप ऑप्शन को ध्यान में रखे रहिए कि हमने ये कहा था, और जब आपको उत्तर बताया जाए तो आप उस पर फोकस करिए कि इसमें कहीं हमारे में और इसमें अंतर तो नहीं। अगर अंतर है तो इसका मतलब आपका ऑप्शन गलत था। तो इस तरीके से आप 30 प्रश्नों को करिएगा और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके 30 प्रश्नों में से कितने उत्तर जो हैं आपके वो सही हो रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? आपके ऑप्शन है 1980, 1930, 1905 या फिर 1893। तो यहाँ पर काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है 1893 ईस्वी में हुई थी। इनके संस्थापक अध्यक्ष थे बाबू श्याम सुंदर दास, शिव कुमार सिंह और राम नारायण मिश्र। ये वाराणसी में स्थापित किया गया था और नागरी प्रचारणी पत्रिका की स्थापना 1896 ईस्वी में वेणी प्रसाद के संपादकत्व में हुई। यह एक त्रैमासिक पत्रिका है जो काशी से प्रकाशित होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही है वो आपका घ वाला है, यानी कि ये वाला सही है। आइए आगे देखते हैं। आगे है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? आपका ऑप्शन है 5, 4, 3 या 6। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन 5 सही है, यानी कि क वाला ऑप्शन जो है आपका सही है। आइए देखते हैं 5 वो कौन कौन से प्रकार हैं। तो संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समुदायवाचक। इसके बाद है द्रव्यवाचक। तो यहाँ पर जो है आप जान गए कि 5 कौन कौन से प्रकार हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? आपके ऑप्शन है संज्ञा, प्रत्यय, सर्वनाम या फिर क्रिया।
तो यहाँ पर जो है हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण वो क्रिया के आधार पर होता है। जैसे कभी कभी मैं चाय पी रहा हूँ और मैं चाय पी रही हूँ, तो पी रहा हूँ और पी रही हूँ, इससे आपको क्या पता चला? रहा हूँ तो पुल्लिंग और रही है तो स्त्रीलिंग। तो ये किससे पता चला? ये आपको क्रिया से पता चला, यानी कि आपका घ वाला ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं? आपने भी पिछले प्रश्न में, जो पिछला हमने टेस्ट सीरीज दिया था, उसमें भी आपको हमने पूरा बताया था और वही प्रश्न फिर यहाँ से पूछा गया है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हिंदी में 8 कारक होते हैं और संस्कृत में 6 कारक होते हैं। आप कौन कौन से गायब हैं आप इसको बुक से चेक करिएगा। और यहाँ पे टेस्ट हो रहा है तो इसलिए आप फिर भी प्रश्नों को नोट करते रहिएगा और ख़ास तौर से ध्यान देते रहिएगा कि यहाँ पे कौन सा उत्तर है। तो हिंदी में हमने कितना बताया? 8 कारक। आपको प्रश्न का उत्तर तो पहले ही मिल गया होगा। कितने होते हैं? 8 कारक। कौन कौन से? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, और संबोधन क्या है? हे भो अरे। ये सब आपके 8 कारक हो गए हैं। संस्कृत में 2 गायब होते हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा बाद में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसके लिए हम संस्कृत की एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें आपके पाठ्यक्रम से ही रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, खास तौर से ट्रिकी, यानी कि जिसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और ऐसे शब्द जिससे हम एक वाक्य से कई प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, उन प्रश्नों को हमने वहाँ पे सॉल्व करवाया है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि यहाँ जो है घ का उच्चारण स्थान आपका कंठ है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे शायद कंठ ऑप्शन है नहीं, कंठ के बजाय यहाँ पर दंत दे दिया गया है, यानी कि ये जो ख वाला ऑप्शन है ये गलत है। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए दंत। ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर जो होना चाहिए आपका कंठ सही होना चाहिए। कंठ सही होना चाहिए। खैर, आप उतना बुक से तो समझ ही सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है आपके अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या फिर अस्पृश्यता। तो यहाँ पर जो है आपका क वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो आपकी इतनी सिंपल सी चीज़ तो आपकी गलत हो ही नहीं सकती है। तो इतना तो आपको कॉन्फिडेंस होगा ही, यहाँ पर आपका गलत नहीं होगा। फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि मात्राओं से थोड़ा इधर उधर हो जाने से आप कितना भी सही करना चाहते हैं पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में। और क्यों? वो प्रेशर की वजह से। तो इसलिए आप ध्यान रखे रहिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग है। ऑप्शन आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन आपको एक जैसे लगेंगे, तो उससे अच्छा है कि आप देख लीजिए। और यहाँ पर जो है वो आपका ग वाला ऑप्शन यानी कि कवित्री जो है ये सही ऑप्शन है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तो आप बताइएगा तरणी का पर्यायवाची क्या है? तरणी का पर्यायवाची होता है वैसे सूर्य। हाँ, तो इसके साथ में ही युवती भी दिया है, नाम भी दिया है और नदी भी दिया है। तो आइए इन सब का भी जान लेते हैं। और जो तरणी है वह सूर्य से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले सूर्य का जानते हैं। सूर्य को और किन किन नामों से हम जानते हैं या बुलाते हैं? तो सूर्य को हम दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, पतंग, आदित्य, सविता, भानु, दिनकर और रवि के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है नदी का पर्यायवाची। उसमें नदी में आप जानिए कि सरिता, निर्झरणी, तरंगिणी, पयस्विनी, तरनी, स्रोतस्विनी, लहरी, आपगा, सरी, तरंगवती, निग्नता, लरमाला, नदियाँ तथा तटिया, इस नाम से नदी को जाना जाता है। इसके बाद है नाम के पर्यायवाची। नाम में है ख्याति, बड़ाई, कीर्ति, यश, प्रसिद्धि, मशहूरी और शोहरत।
और इसके बाद है युवती के पर्यायवाची, इसमें है सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नवयौवना, नवोढ़ा, यौनवती और रमणी। ये सब किसके हैं? युवती के। तो यहाँ पर आपका जो है क वाला ऑप्शन सही है। अगला है क्ष। वर्ण किसके योग से बना है? आपके ऑप्शन है क श, दूसरा ऑप्शन है क और छ, तीसरा है क और तालव्य श, अगला है क और चा। तो अगर आप संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपका क वाला ऑप्शन जो है ये सही है। आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है मीन का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन है सापक, विभावरी, मछली और सीखी। तो मीन का जो पर्यायवाची है वो आपका मछली है। जब आप राशियों के नाम देखते हैं न्यूज़पेपर, अगर आप पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में आपको बहुत सारी राशियाँ दी रहती हैं, तो उसमें जो है मीन सबसे लास्ट में होता है और मीन पर मछली का एक सिंबल बना होता है। तो वहाँ से अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पर आप मछली से संबंध इसका समझ सकते हैं। उसके बाद है विभावरी। तो विभावरी में रात, रैन, रजनी, निशा, त्रिवामा, तमी, सरवरी, यामिनी, तमस्त्रा, विभा और निशीथ, ये सब क्या हैं? आपके विभावरी के पर्यायवाची हैं। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आत्मजा, भार्या, नंदिनी और कन्या आपके ऑप्शन है। इसमें आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आइए देखते हैं। आत्मजा, कन्या और नंदिनी ये सब क्या हैं? ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं। इसके साथ ही पुत्री के और भी पर्यायवाची हैं, जिसमें बेटी, दुहिता, लड़की, सुता, तनया, ये सब क्या हैं? लड़की या पुत्री, इनके पर्यायवाची हैं। जबकि भार्या जो है वो पत्नी है। और भार्या के भी कई पर्यायवाची हैं, आइए उसमें देखते हैं। सहगामिनी, गृहिणी, वधु, प्राणप्रिया, वल्लभा, वाया, बहु, वामांगी, अर्धांगिनी, कलत्र, कांता, प्रिया, घरनी, घरवाली और औरत, ये सब भार्या के पर्यायवाची हैं। भार्या मीन्स आपकी भार्या मीन्स होता है पत्नी, यानी कि ये जो है सबसे अलग है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन है स्वर्गीय, अलौकिक, अद्वितीय या फिर पार्थिव। तो यहाँ पर जो अनुपम है उसका पर्यायवाची होता है अद्वितीय। इसके और भी पर्यायवाची हैं अद्भुत, अनूठा, अपूर्व तथा अनोखा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो आपका ये वाला सही है, यानी कि ग वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न। कान का कच्चा होना का अर्थ है कम सुनना, दूसरे की बात मानना, कान का कमज़ोर होना या सुनी बात पर विश्वास करना। अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी हम सुनी हुई बात पर विश्वास कर लेते हैं, तो हम श्योर नहीं रहते हैं कि वह बात कन्फर्म है या नहीं है। तो वहाँ पर आपका जो है सुनी बात पर विश्वास करना, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। इसका इसका जो कहावत है या लोकोक्ति है वह है कान का कच्चा होना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। आप इन प्रश्नों को करके बताइएगा कि आपको इसमें से कितने प्रश्न सही लगे। और ख़ास तौर से आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है यहाँ जो बताया गया है वो एक टेस्ट के तौर पर बताया गया है। तो आप इन प्रश्नों को करते रहिएगा और देखते रहिएगा कि आप कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। और ख़ास तौर से ये टेस्ट है, तो इसलिए अगर कोई भी प्रश्न या उत्तर आपका गलत होता है तो यहाँ पर अभी सुधार का मौका है, आप यहाँ पर सुधार सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।